से खिलवाड़ कर फर्जीवाड़े में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 आप सभी अभ्यर्थियों से, परीक्षार्थियों से अपील करता है कि परीक्षा को लेकर आप किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी EOU के हेल्पलाइन नंबर के साथ ही पुलिस को दें, ताकि फर्जीवाड़े को समय रहते रोककर आपका भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके। क्योंकि आपको पता है, लीक प्रूफ परीक्षा की पूरी तैयारी की गई है। इस बार कोई चूक ना हो, इसको लेकर के ये तैयारी EOU की टीम ने की है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देखिए, EOU की टीम पूरी तरह से तैयार है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए ये बड़ी तैयारी की गई थी EOU टीम की तरफ से, और हेल्पलाइन नंबर भी जो है जारी किया गया। अगर कोई भी शिकायत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर 8544428404 पर आप शिकायत कर सकते हैं। साइबर ठगों की भी आप यहां पर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार फोन कॉल के जरिए भी फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। इसके बाद आपको बता दें, ईमेल भी जारी किया गया है। आप ईमेल करके भी शिकायत EOU की टीम को दे सकते हैं, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ऐसे में लीक प्रूफ परीक्षा का पूरा प्लान बनाया गया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे शातिर जो शरारती तत्व हैं, परीक्षार्थियों को गुमराह भी कर रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील है कि आप इसमें ना पड़ें। बढ़ते हैं आगे, तो सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक ये परीक्षा चलने वाली है। आरा में इस परीक्षा को लेकर 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुबह से ही रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी जा रही है। बिहार के कोने कोने से परीक्षार्थी यहां पहुंचे हुए हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात अगली खबर की। खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां दबंगों ने एक निजी स्कूल के तकरीबन 250 बच्चे को स्कूल में ही कैदी बना लिया है। आलम यह है कि ना तो वो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो पा रही है। तकरीबन एक सप्ताह से स्कूल में ही दयनीय अवस्था में बच्चे रहने को विवश हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। पूरा मामला शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम कर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल परिसर तक पहुंचने वाले रास्ते में कई जगह गड्ढे कर दिए हैं, जिससे कि आवासीय स्कूल में रहने वाले छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दबंगों की ऐसी दबंगई आपने शायद ही कहीं देखी होगी। स्कूल में जो छात्र हैं वो कैदी बन गए हैं, क्योंकि स्कूल के गेट को ही जाम कर दिया गया है। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो बच्चे अंदर स्कूल में हैं, आप देखिए किस तरीके से ये बच्चे एक सप्ताह से स्कूल में ही रहने को विवश हैं। हम लोग 7 दिन से एक ही हॉस्टल में कैद है। 250 लड़के हम लोग 7 दिनों से कैद हैं हॉस्टल में। हम लोग का गार्जियन भी नहीं आ पा रहे, ना फोन उन आता है। बाहर निकलते हम लोग उसमें भी डर लगता है, गाली गलौज हम लोग के साथ किया जाता है। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं, यहाँ पे गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने, वॉशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। परसों रात हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ सामाजिक तत्व मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर JCB लेकर के रास्ता को काट रहा है। विद्यालय बंद है, विद्यालय बच्चे अंदर कैद है। विद्यालय हम आए सुबह, जब रात में जानकारी मिला, सुबह से देख रहे हैं कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं, बड़ा गड्ढा है, तो खतरा कैसे बच्चा उतरू आएगा यहाँ पे। रात को कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हम लोग का कैमरा ऑफ कर दिया गया था और अंदर से मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। तो हम लोग डर से अंदर हो गए और बाहर में कुछ JCB के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया ताकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है ये प्रभावित हो। और सोमवार से हम लोग का जो स्कूल है वो बंद है। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो। अभी कुछ देर पहले हमको मामले की जानकारी हुई है, तो इस संबंध में वहाँ के जो SHO है उनको जांच का आदेश दिया गया है और जांच के बाद जो भी पाया जाएगा और दोषी पे कार्रवाई होगी। और न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष,
आखिर कौन है ये दबंग और पुलिस की टीम एक सप्ताह के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है? क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, इस संबंध में जो विद्यालय के संचालक है उन्होंने भी स्पष्ट कुछ नहीं बताया है, लेकिन गांव के जो सरपंच हैं और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जो दबंग टाइप के व्यक्ति हैं और असामाजिक तत्व हैं वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं जिनके द्वारा इस काम को किया जा रहा है। जैसा कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि पिछले 3 महीने से उन लोगों के द्वारा इस तरह का जो है डिस्टर्बेंस किया जा रहा है उस जगह पर, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो, और इसलिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुलिस को पूर्व में भी सूचना दी गई थी। जैसा प्रबंधन के सदस्यों ने बताया है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति की है, और पिछली बार जब उन लोगों के द्वारा बदमाशी वहां किया गया था और प्रयास किया गया था स्कूल संचालन को बाधित करने का, तो पुलिस सिर्फ मौके पर पहुंची थी और कोई ठोस निर्णय न लेते हुए वहां से सिर्फ खाना पूर्ति करके चली गई थी। लेकिन अब जो है, जैसा कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि दबंगों के द्वारा अति जो है वहां पर किया जा रहा है, और जैसा कि गड्ढा तस्वीरों में भी हम लोगों ने दिखाया है, जैसा गड्ढा किया गया था, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है दबंगों के हौसले बुलंद है और पुलिस वहां नाकाम साबित हो रही है। संतोष, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कौन है ये दबंग? क्यों डर रही है पुलिस उससे? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि डीएसपी से हमने बात भी करने की कोशिश की थी तो उनका भी साफ कहना था, जो इस घटना की जानकारी उन्हें हुई है और कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह के विवाद हैं और ये कौन लोग हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो कहीं न कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि पुलिस के संज्ञान में ये बात होने के बावजूद भी जो है इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इससे बच्चों का भविष्य बाधित हो रहा है। तो इससे में कहा जा सकता है कि पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी मामले हों उसका निष्पादन वहां पर करना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी, परिजन जो हैं बच्चों के, उनसे आपकी बातचीत हो पाई? कुछ बता पा रहे हैं कितने दिनों से ये सभी छात्र जो हैं वहां फंसे हुए हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों का साफ कहना है कि उनका भी संपर्क जो है अपने परिजनों से नहीं हो पा रहा है, और जब वो परिजन उनसे मिलने आते हैं तो चूंकि दिक्कतें इतनी हैं कि परिजन वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो किसी तरह विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अभी तक तकरीबन 250 बच्चे हैं वहाँ, उनको रखा गया है और परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। बहुत ऐसे परिजन हैं जो अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए और स्कूल से जो है उन लोगों का नाम कटवा लिया गया है। तो और जो लोग हैं और परिजन हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिजन और बच्चों में संपर्क नहीं हो पाया है। ठीक है संतोष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। रेलवे फाटक के गेटमैन पर गोलीबारी की गई है और गोली लगने से गेटमैन जख्मी हो गया है। रक्सौल के मसीना डी हॉल्ट पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां रेलवे फाटक के गेटमैन पर गोलीबारी कर दी गई। गोलीबारी की वजह से गेटमैन जख्मी हो गया है। रक्सौल के मसीना डी हॉल्ट पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अररिया से बड़ी खबर है, जहां मवेशी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने लूटे 1.5 लाख रुपए और बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि पलासी से मधेपुरा कारोबारी जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। रानीगंज के रामपुर नहर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो मवेशी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए भी कारोबारी से लूट लिए हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पलासी से मधेपुरा कारोबारी जा रहे थे और तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया।
खबर बेतिया से है। नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। यहां मोबाइल की रोशनी में किसी मरीज को टांका लगा तो किसी को पानी चढ़ाया जा रहा था। सबसे ज्यादा परेशान प्रसव वार्ड में भर्ती मरीजों को हुई। इस अंधेरे में अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई और मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया। सड़क दुर्घटना के बाद आनन फानन में डायल 112 की टीम घायलों को अस्पताल लाई, लेकिन अंधेरे की वजह से मरीजों को ओटी में ले जाने के लिए काफी देर तक बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। बाद में अंधेरे में ही टांका लगाकर रेफर किया गया। अंधेरे में घायलों के इलाज से स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के दावे पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मरीज कितना दिक्कत बा, जिस समय लोगों मरता, मरीजों मरता, लड़का तो सकला भी नहीं होता, लड़का घुरघुराता, इतनी लाइट नहीं जो लड़का सका बहुत लाइट आई तो सका लड़का घुरघुराता रही से कटल बा। अब यहाँ जनरेटर खराब हो गया है, पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत परेशानी तो है ही है, सभी को परेशानी, हम लोग को भी लिखाई पढ़ाई करने में परेशानी है। कब से लाइट कटा है? यही हो रहा है सर। क्या किया, एडवांस कंडीशन में काम करना पड़ता है। हमारे अचानक से जनरेटर जल गया है और वैसा जनरेटर शायद बाहर से आता है, बनाने का मैकेनिक आएगा, अब आया है बना रहा है, लेकिन फिर दिक्कत है। बताया जा रहा है दोपहर से ही स्थिति बनी हुई है, लाइट अप डाउन कट रही है। वही है, लाइट तो कट रही, आ रही है, जा रही है। तस्वीरें हैं जो सिस्टम पर सवाल उठाती है और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि अंधेरे में क्यों हो रहा नरकटियागंज अस्पताल में इलाज, और अस्पताल में पावर बैकअप के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ सवाल ये कि मरीजों के इलाज में परेशानी का जिम्मेदार कौन है। गोपालगंज पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से 50,000 के इनामी अंतर्राज्यीय अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एसटीएफ ने अपराधी मनोज राम को पकड़ने के लिए भोरे चौराहे के पास नाकेबंदी की और हथुआ एसडीपीओ की मदद से कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही बताया कि अपराधी पर उत्तर प्रदेश के खामपार थाने में लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। ठीक है, वो मौका दे दिए। कांड संख्या 1824 के 50,000 के वांछित इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मनोज राम है। हमारे टेक्निकल की टीम, भोरे थाना की टीम एवं एसटीएफ की टीम इसमें शामिल है। भोरे थाना से प्रिय रंजन कुमार, अनिल कुमार और एसटीएफ से एसओजी 7 की टीम इसमें शामिल है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? भोरे चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री में कोई है? इसका क्रिमिनल हिस्ट्री अंतर्राज्यीय क्रिमिनल है। यूपी के भी कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज है। विजयपुर, भोरे दोनों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। खबर दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र से है, जहां रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल जारी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और उसकी पत्नी टिंकू कुमारी पर 285 लोगों से ठगी का आरोप है। दोनों कार से डीआरएम कार्यालय आए थे और वहीं गाड़ी में फर्जी तरीके से नकली सेवा पुस्तिका पर नाम दर्ज करके लोगों से ठगी कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खबर नवादा से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक रजौली शाखा में मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ग्राहकों से 1.5 करोड़ रुपए की राशि गबन करने का मामला सामने आया है। हालांकि मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 6 बैंक कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से बैंक में हड़कंप मचा हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को पटना से पंजाब नेशनल बैंक के 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच करने के लिए बैंक की शाखा पहुंची। फिलहाल बैंक के कई कर्मी शक के घेरे में हैं। बताया जाता है कि बैंक के जोनल हेड की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो रही है और जैसे जैसे बैंक कर्मियों की संलिप्तता इस गबन में सामने आ रही है, वैसे वैसे सभी को निलंबित किया जा रहा है। पीएनबी मेट लाइफ में पॉलिसी में फ्रॉड हुआ है। आपके साथ कितना का हुआ है? फ्रॉड लमसम 7 पॉलिसी है, 7 साल का। पॉलिसी कब करवाए थे? 2017। और कब दिया इसका थी बॉन्ड पे? 2022। अब क्या समस्या आ रहा है? वो फ्रॉड है। मार्च 2023 को पीएनबी मेट लाइफ के नाम पर
5 लाख का चेक अपने अकाउंट से दिया, जो मुझे अपनी पत्नी शोभा देवी के नाम पर मेट लाइफ करवाना था। मेट लाइफ को मैं जानता भी नहीं था, हम एफडी करवाने गए थे, लेकिन तत्कालीन मैनेजर राकेश रंजन और रिकवरी एजेंट नवीन प्रसाद, जो लोकल आदमी है, पुराना परिचित है, इन लोगों ने सलाह दिया। तब हम विनय कृष्ण तत्कालीन मेट लाइफ के एजेंट को 5 लाख का चेक दिया। उसने एक कंप्यूटर द्वारा प्रिंट रिसिप्ट दिया। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने ठगी के आरोप में 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तीनों भाई यूट्यूब पर बिहारी बाबा के शिष्य बताकर लोगों से समस्या का समाधान और वशीकरण के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपए ठगने और बाबा की अर्जी सुन लेने के बाद बकरे की बलि देने के बदले में 5000 की वसूली करने का आरोप है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल के डेटा को खंगाल कर मामले की जांच की जा रही है। मानसून की बारिश की वजह से बिहार के कई नदियों में उफान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदियां कुछ जगह खतरे के निशान के पास हैं तो कुछ जगह खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में पानी घुस रहा है। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और इसका असर अब नदियों पर दिखने लगा और बिहार के अधिकांश नदियों में उफान देखा जा रहा है। इस वक्त हम आपको गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और जल संसाधन विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गंगा नदी का जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही पुनपुन और सोन जैसी नदियों में भी उफान देखा जा रहा है। इस वक्त हम आपको गंगा नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जो दियारा इलाका है वहां पे भी धीरे धीरे पानी प्रवेश कर रहा है, यानी कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से जो दियारा इलाके के लोग हैं उन पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की तस्वीर और कई जगह जो खतरे का निशान है वहां के खतरे के निशान पे बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है गंगा के जलस्तर और गांधी घाट पे खतरे के निशान को पार भी कर चुका है। तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई जो किनारे के इलाके हैं वहां पे बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार चौकसी बरत रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से लगातार जल स्तर में बढ़ोतरी होने से फिलहाल कई नदियों में उफान देखा जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो मानसून अभी पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा। 2 से 3 दिन तक अभी भी बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।